दोस्तों कल रात मैं मांडव पहुंच गया था और आज मैं एक्सप्लोर करने वाला हूं मांडव को। मांडव एक बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है और यहाँ पे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। तो चलो एक्सप्लोर करते हैं मांडव को। मांडव मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ गांव है जो धार से 35 किलोमीटर की दूरी पे है और इसे हम मांडुक से भी पहचानते हैं। मालवा का इतिहास बहुत ही भव्य है और इसकी एक झलक मुझे यहाँ पे जामी मस्जिद में देखने को मिली। मैं जामी मस्जिद को विज़िट करने आया और यहाँ मेरे साथ गाइड भी है और उन्होंने इतिहासकारों के मुताबिक बताया कि एक्चुअली ये मस्जिद नहीं है, ये दीवान खास था राजा का। मगर जैसे जैसे टाइम बीतता गया और शासक बदलते गए, जब यहाँ पे मुस्लिम शासक आए तो उन्होंने इसको मस्जिद में कन्वर्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एविडेंस ऐसे हैं जो राजा के टाइम पे यहाँ पे दीवान खास रखता था, इसके यहाँ पे सबूत है। होशंग शाह के शासन में निर्मित ये मस्जिद सैकड़ों खंभों पे खड़ी है, जो अपने आप में एक भव्य मस्जिद है और इसकी खूबसूरती मांडू के दुर्ग में भी शामिल है। कहा जाता है कि ताजमहल के कुछ शिल्पकार इसके निर्माण में उपलब्ध रहे थे और इसे बनाया गया था। इसका स्ट्रक्चर ताजमहल से मिलता जुलता है। जामी मस्जिद के भीतर ही मौजूद है होशंग शाह का मकबरा और वहां तक पहुंचने के लिए मस्जिद से ही संकरी गलियारों से आपको गुजरना पड़ेगा। होशंग शाह का जो मकबरा है वो ताजमहल के शिल्पकारों ने बनाया था और इसी वजह से ये मकबरा भी कुछ ताजमहल जैसा ही दिखता है। यहाँ पे आपको ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बो देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तरफ है जामी मस्जिद जो ब्लैक कलर की है और ठीक उसके बाजू में है होशंग शाह का मकबरा जो संगमरमर के पत्थरों से निर्मित है। होशंग शाह के मकबरे के सामने ही है अशरफी महल। तो मैं मकबरे से निकल के अशरफी महल की तरफ जा रहा था तो मैंने देखा बाहर कुछ लारियों पे फ्रूट बेच रहे थे और कुछ अजीब से फ्रूट थे। दोस्तों ये है इमली, जो हम खट्टी इमली खाते हैं, ये वही इमली है। ये मालवा में इतनी बड़ी साइज में मिलती है और ये मालवा की बहुत ही फेमस है। ये इसको मांडव की इमली बोलते हैं। ये मांडव में मिलती, बाकी कहीं नहीं मिलती है। दुनिया में फेमस है ये। अच्छा, मांडव की इमली। इसको दाल में, करी में भी खा सकते हैं। चॉकलेट जैसे खाओ, जितनी मुंह में गला खाओगे इतना टेस्ट अच्छा आएगा। खट्टा मीठा लगता है, पेट की गर्मी है साफ करता है, अच्छी चीज होती है। दोस्तों ये जो है वो अशरफी महल है, मगर ये अशरफी महल बाद में बना। जब पहले ये राजा भोज के टाइम पे ये यूनिवर्सिटी था और ये वर्ल्ड की 3rd नंबर की यूनिवर्सिटी थी। नालंदा तक्षशिला के बाद ये महावीर यूनिवर्सिटी राजा भोज ने बनाई थी और यहाँ पे एजुकेशन को बहुत बढ़ावा दिया था उन्होंने, और ये थी महावीर यूनिवर्सिटी जो बाद में अशरफी महल बनी। अशरफी महल से निकलकर मैं रानी रूपमती पेवेलियन पहुंचा। सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया एक प्लेस था जहां से आने वाले दुश्मन पे नजर रख सकते थे। हजारों साल पहले बनी इस इमारत की मजबूती आज भी वैसी है। मांडू के हर इमारत का अपना एक इतिहास है। जैसे जैसे मैं इतिहास को जानने लगा हूँ वैसे वैसे मेरी मांडू के प्रति दिलचस्पी बढ़ती जा रही है।
मालवा के जो राजा थे, राजा बाज बहादुर, उनकी प्रेमिका थी रानी रूपमती। रूपमती का नियम था कि जब तक वो नर्मदा मैया के दर्शन नहीं कर लेते तब तक वो अनजड़ नहीं रहते थे। तो इसके लिए राजा ने यहाँ पे एक रूपमती पैवेलियन बनाया था जहाँ से माँ नर्मदा के दर्शन हो सके। और रानी रूपमती की एक खासियत थी, वो संगीत में बहुत पारंगत थी। वो जब मल्हार राग गाते थे तो कोई भी मौसम में बारिश होना शुरू हो जाती थी। तो मल्हार राग गाने वाले सिर्फ 4 लोग थे, एक तानसेन, दूसरी रानी रूपमती और तीसरी हमारे गुजरात की 2 बहनें कानारी। रानी रूपमती पैवेलियन के ठीक सामने बना है ऐतिहासिक किला बाज बहादुर किला, जो 1508 में मालवा के पिछले सुल्तान ने बनवाया था, लेकिन बाज बहादुर ने इसे अपना महल बना लिया। ये शानदार किला राजपूतों का बेजोड़ नमूना हुआ करता था, जिसके बीचों बीच था एक बेहतरीन झील। इसके उत्तरी बरामदे से दूर दूर तक आपको भरे प्राकृतिक जंगल और खेत देखने को मिलेंगे, और दक्षिण में रानी रूपमती का पैवेलियन। रानी रूपमती पैवेलियन जो था उससे ठीक नीचे बाज बहादुर महल, जो राजा का खुद का पैलेस था जहाँ पे वो रहते थे। ये पैलेस की एक खास बात है कि इसमें एक संगीत रूम है जहाँ पे रानी रूपमती रियाज करती थी। और ये संगीत रूम की खासियत ये है कि वो रूम से वो जब गाते थे तो ये पूरे पैलेस में उनकी आवाज़ जाती है। और ये आवाज़ इतनी क्लियर थी, क्योंकि हमने खुद ने ये अनुभव किया, तो इतनी क्लियर आवाज़ थी, जितना क्लियर अगर आज के ज़माने में हमें साउंड निकालना है तो कितना सेटिंग करना पड़ेगा, कितना ताबज़म लगाना पड़ेगा, तब जाके इतना क्लियर वॉइस आएगा। बाज बहादुर के पैलेस के ठीक सामने है रेवाकुंड। और रेवाकुंड की हिस्ट्री ये है कि मार्कंडेय ऋषि ने इन्हें नर्मदा देवी को यहाँ पे प्रकट किया था। ये हजारों साल से ये कुंड है, और जब कोई भी इंसान नर्मदा परिक्रमा करता है तो इनको यहाँ पे आना कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ तक ये कुंड के दर्शन नहीं करे तब तक परिक्रमा पूर्ण होती नहीं मानी जाती। तो यहाँ पे आपको हजारों श्रद्धालु देखने को मिलेंगे जो परिक्रमा के लिए निकले हैं, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। हम होशंगाबाद जिले से पिपरिया हैं, वहाँ से आए हैं ग्राम देवरी से। अच्छा, परिक्रमा कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं। कितने दिन में अभी? हम 14 दिसंबर से। जिसने भी इस परिक्रमा को किया है उससे पूछो, उसके अनुभव सबको मिलते हैं और मैया के एक बार दर्शन भी होते हैं, और मैया से जो मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। हर हर नर्मदे हर। आप लोग आए, महाराज ये कुछ है, बराबर कुछ है। बुम बुम हर बुम बुम भोले, ओम नमः शिवाय। मांडू के राज परिवार में जन्म लेने वाले बच्चों को पालने वाली दाई यानी दाई माँ, ये जो पैलेस है वो दाई माँ का है, और उसको इसी तरह आवाज लगाई जाती थी जब भी राजमहल में उनकी जरूरत पड़ती थी। ये कारवा सराय है। कारवा सराय मतलब ये होता है कि जब बड़े बड़े काफिले आते थे तो जो घोड़े, ऊंट और हाथी होते थे उसको रहने के लिए ये प्लेस बनाई थी। और ये जो ज़्यादा रूम बने थे वो उसके जो मावत होते थे उनके रहने के लिए ये रूम्स है।
मांडू के लिए मेरा प्लान था 1 दिन का। मैं 1 ही दिन में मांडू को एक्सप्लोर करके वापस निकलने वाला था। जब मैंने मांडू को देखा तब समझ में आया कि ये 1 दिन में एक्सप्लोर नहीं हो पाएगा, तो मैं आज यहीं पे रुकने वाला हूँ और कल वापस बाकी का मांडू एक्सप्लोर करूँगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ मुसाफिर सागर ठाकर के साथ, और हाँ, मेरी चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।